हेलो बच्चों, अब हम आज शुरू करेंगे वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हुए अन्योन प्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्वप्रेरकत्व के बारे में पढ़ा था। अब हम अन्योन प्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने फैराडे के वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग पढ़े थे और प्रयोग के निष्कर्ष निकाले थे, तो उनमें ये देखा था कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो उसमें उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से कुंडली में धारा का प्रवाह होने लगता है। इसी प्रकार देखिए, चुंबक के शुरुआती चैप्टर्स में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ओरस्टेड के प्रयोग में जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। अब ये देखिए बच्चों, जैसे कि अब ये रियोस्टेट है, तो इस रियोस्टेट से यानी धारा नियंत्रक को हमने एक बैटरी से और फिर एक कुंजी से जोड़ रखा है। कुंजी को ऑन करते ही बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगती है और इस धारा नियंत्रक की सहायता से हम धारा को कंट्रोल कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो जब कुंजी को ऑन करते हैं, दबाते हैं, तो कुंडली में एक धारा का प्रवाह, कुंडली C1 में एक धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये आपको चुंबकीय फ्लक्स दिखाया गया, चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई गई हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं। ठीक है, तो अब ये जब आप धारा का प्रवाह इस तरफ से हो रहा है तो इधर से अगर आप देख रहे हो तो धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये वाला सिरा साउथ पोल और ये सिरा नॉर्थ पोल की भांति काम करेगा। ठीक है, अब इसी के पास एक और कुंडली रखी गई है C2। C2 को हमने कोई बैटरी से नहीं जोड़ रखा है, उसको हमने एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर G से जोड़ रखा है। यानी कि अगर कुंडली C2 में जरा भी धारा प्रवाहित हुई तो गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी में तुरंत विक्षेप आएगा। तो जब इस कुंडली C1 के पास, जब कुंडली C1 को ऑन करते हैं और इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो इसके पास ही रखी इस कुंडली C2 में भी प्रवेश करने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, अगर धारा का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता जाएगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो उसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से इस कुंडली के धारा मापी में एक विक्षेप आ जाता है, जो कि यह प्रदर्शित करता है कि इस कुंडली के में C1 कुंडली में धारा का प्रवाह करने से उसी के पास ही एक दूसरी कुंडली C2 रखी हुई है, जिसके कुंडली C1 में के चुंबकीय फ्लक्स जब कुंडली C2 में भी प्रवेश करता है तो इसमें भी प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें भी एक धारा प्रवाह होने लगता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, जिसकी दिशा लेंज के नियम से निर्धारित होती है, यानी सदैव उस कारण का विरोध करती जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। इसी के चुंबकीय फ्लक्स के कारण उत्पन्न हुई है यह धारा, परंतु इसकी ही दिशा का अपोज यानी बढ़ते हुए चुंबकीय फ्लक्स को वो घटाने का प्रयास करती है। अगर घटाने का प्रयास करती है तो अब ये जो है, देखिए, अपनी दिशा जो है इसने मूल धारा की दिशा से अपोजिट बनाई है। ये यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप इधर से देख रहे हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा बह रही है, प्रेरित धारा। अब इसी प्रकार से दूसरा हम देखें, नेक्स्ट कुंडली हमारी वही है C1, लेकिन हमने इसको यहाँ कुंजी से हटा दिया है, यानी हमने इसकी कुंजी ऑन नहीं की है, स्विच ऑन नहीं किया है। यानी कि अब इसमें धारा का प्रवाह जो धीरे धीरे पहले इसमें बढ़ रहा था, तो अब धीरे धीरे इसमें धारा का प्रवाह घटने लगेगा, कम होने लगेगा। धारा का प्रवाह कम होने से इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स कम होने लगेगा तो इसके पास ही दूसरी कुंडली C2 रखी है, उसके भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी कि इसका भी चुंबकीय फ्लक्स घटेगा। लेकिन अब चूंकि इस कुंडली में धारा घट रही है, चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है,
तो अब इसमें एक प्रेरित धारा की दिशा अपनी दिशा को इस प्रकार से निर्धारित करती है कि यह मूल धारा के घटने का विरोध करे। यानी अब इसकी दिशा पहले वाले, जब धारा बढ़ रही थी यानी चुंबकीय फ्लक्स जब बढ़ रहा था, जब धारा उसमें एंटी क्लॉकवाइज थी, तो अब इसमें धारा जो है क्लॉकवाइज दिशा में हो जाएगी। ठीक है, अब धारा की दिशा इसमें क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज दिशा में। यानी कि इसमें उत्पन्न प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यदि मूल धारा कुंजी को ऑन करने पर मूल धारा बढ़ रही है तो प्रेरित धारा अपनी दिशा को प्रेरित धारा इस मूल धारा के बढ़ने का विरोध करेगी, और यदि मूल धारा घट रही है तो प्रेरित धारा मूल धारा के घटने का भी फिर से विरोध करेगी। यानी कि अब वो घटने का विरोध करेगी, पहले वो बढ़ने का विरोध कर रही थी। यानी कि अब मूल धारा की दिशा तो नहीं बदलेगी, मूल धारा तो ऐसे बह रही थी, अब वो मूल धारा को सपोर्ट करने लगी। पहले मूल धारा जब बढ़ रही थी तो उसने मूल धारा को अपोज किया, यानी ये क्लॉकवाइज दिशा में थी तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में थी। ठीक है, अब इसमें अभी धारा घट रही है या कोई धारा नहीं है, तो अपनी ये धारा को इसके मूल धारा को सपोर्ट करेगी, यानी उसके घटने का विरोध करेगी। इस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को बच्चों अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अगर शॉर्टकट में हम बोले तो किसी कुंडली के पास जिसमें हम धारा परिवर्तित कर रहे हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसी के पास एक दूसरी रखी हुई कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी उसी के पास रखी हुई एक दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होने से प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से दूसरी कुंडली में भी एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे हम अन्योन्य प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती, जो कि सदैव इस कारण का विरोध करती जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती। यानी कि वह मूल धारा के कारण उत्पन्न हुई है और मूल धारा को ही वो अपोज करती है। इस पूरे प्रोसेस को हम अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। बच्चों, स्वप्रेरकत्व हमने ये देखा था कि एक ही कुंडली में प्रेरित धारा भी बह रही थी और मूल धारा भी। एक ही कुंडली में मूल धारा के साथ ही वो या तो उसको अपोज, जब मूल धारा बढ़ा रहे थे तो प्रेरित धारा उसको अपोज कर रही थी, और मूल धारा घटा रहे थे तो प्रेरित धारा उसको सपोर्ट कर रहे थे। स्वप्रेरकत्व एक ही कुंडली में होता है, जबकि अन्योन्य प्रेरकत्व दो कुंडली में होता है। यानी कि एक कुंडली में हम धारा परिवर्तन करते हैं, घटाते या बढ़ाते हैं, तो उसी के पास ही रखी हुई दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो कि मूल धारा के घटने या बढ़ने का विरोध करती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार का प्रोसेस जो है आपके ट्रांसफार्मर की कुंडली में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए फिर से, मान लीजिए इस कुंडली में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इस कुंडली में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। ये टर्न जो है N1 है, इसमें N2 है। ठीक, इसमें मूल धारा I बह रही है और प्रेरित धारा इसमें I2 बह रही है, क्योंकि ये कॉइल C2 है, इसलिए जो कुछ भी लिया है मैंने 2-2 करके लिया है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके हो गए N2, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके हो गए N1। ठीक, तो जब मूल धारा हम प्रवेश कराते हैं, मूल धारा जब कुंजी को दबाने पर जो है मूल धारा प्रवाहित होती है तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन होने से इस कुंडली के भी फ्लक्स में प्रवेश करने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो कि कुंडली में जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन इसके हो रहा है। ठीक है, इसके फ्लक्स में परिवर्तन से इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो डिपेंड करते हैं वो इस कॉइल के डिपेंड करते हैं, और धारा इसकी होगी। यानी कि अब जो N1 जो है अगर बढ़ेगा तो प्रेरित धारा भी N1 अगर बढ़ रहा है तो इसमें बहने वाली प्रेरित धारा भी बढ़ेगी। ठीक है, और N1 अगर घट रहा है तो I2 भी घटेगी। अब ये कैसे होगा? जब हम I बढ़ाएंगे तो जब मूल धारा बढ़ाते हैं तो फ्लक्स भी बढ़ता है,
और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें प्रवेश करने वाला फ्लक्स भी बढ़ेगा, जिसके कारण प्रेरित धारा भी बढ़ती है। और जब मूल धारा घटाते हैं तो फ्लक्स घटता है, इसमें प्रवेश करने वाला फ्लक्स भी घटता है, जिसके कारण जो है प्रेरित धारा भी घटती है। लेकिन प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती है, यानी कि अपोज करती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो यानी कि इसका N1∅1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दूसरी कुंडली में बहने वाली धारा I2 के। अब ये इधर न्यूमेरिकल पोर्शन इधर देख लीजिए। पहली कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है टोटल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूसरी कुंडली में बहने वाली प्रेरित धारा के I2 के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हमने m से प्रदर्शित किया है। m को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। उसमें स्वप्रेरकत्व हमने L से शो किया था, उसको कहा था स्वप्रेरण गुणांक। इसमें ये है m अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये हो गया m इज इक्वल टू, m को नीचे रख लीजिए, दबा लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए। ये हो गया आपका N1∅1 अपॉन I2। ये आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट, फैराडे के नियम से जब पहली कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है समय के साथ साथ, यानी पहली कुंडली में होने वाले फ्लक्स परिवर्तन की दर पहली ही कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण दूसरी कुंडली में भी फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो पहली कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है वो हमारे जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर है। ये फैराडे का नियम हो गया। N1∅1 का मान हम समीकरण 1 से N1∅1 का मान MI2 फैराडे के नियम में हम लिख देंगे। ये देखिए N1∅1 इज इक्वल टू हो गया MI2। ये मान हमने यहाँ रख दिया MI2 के बाद अब इसको m हमने, डिफरेंशिएशन है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन m क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया di2 अपॉन dt। अब हमें m दबा लीजिए और इसको अपॉन में कर दीजिए। ये हो गया आपका m इज इक्वल टू -E1 अपॉन di2 अपॉन dt। ये हो गया अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला। बच्चों स्वप्रेरकत्व का भी यही फॉर्मूला था, बस उसमें धारा विद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल E केवल था और धारा di अपॉन dt, क्योंकि एक ही कुंडली थी। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि धारा, ये जो धारा प्रेरित धारा है, ये आपकी सेकंड कुंडली में प्रोड्यूस होगी। ये सेकंड कुंडली में प्रेरित धारा जो है उत्पन्न होगी, और आपका विद्युत वाहक बल जो होगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, ये फर्स्ट कुंडली का होगा। मात्रक और विमाएं सब एक जैसी ही होंगी। मात्रक विभव का वोल्ट और धारा का एम्पियर प्रति सेकंड, तो इसको पक्षांतर करके ऊपर ले जाइए, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर हो गया। इसी को साइंटिस्ट हेनरी के सम्मान में हम 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर को हम 1 हेनरी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इस पूरे प्रोसेस का प्रयोग जो है अन्योन्य प्रेरकत्व का ट्रांसफार्मर में की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में किया जाता है। प्राइमरी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी 2 कॉइल होती हैं, जिसके में पहली कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, जिसके कारण दूसरी कुंडली में जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ये हो गया आपका अन्योन्य प्रेरकत्व। इसको वीडियो आप देखिए, समझिए, अपने नोट्स कंप्लीट करिए, और ये चैप्टर आपके सिलेबस में इतना ही था, ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी, और वीडियो आप बार बार देखिए, समझिए, समझने का प्रयास करिए। ओके।